2019 की बात कर रहा हूँ। आपको मालूम नहीं है, मुझे अभी वो इसको 5 साल हुए हैं। सबको मालूम है कहाँ मीटिंग हुई, दिल्ली में किस इंडस्ट्रियल्स के घर में मीटिंग हुई, सब मालूम है। लवकर या, त्यांची नावं आले ती जाणार तर टीव्हीवर जरा बाजू. दोस्तों, महाराष्ट्र में 23 तारीख को वोटिंग होने वाली है और जैसे जैसे 23 नवंबर की तारीख करीब आ रही है, सबके जहन में यही सवाल है कि महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव कौन जीतेगा, झारखंड विधानसभा के चुनाव कौन जीतेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी की नफरत और पैसे की ताकत उसे जिता पाएगी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्रों से जो उन्हें अथाह पैसा मिल रहा है इन चुनाव में, क्या उन्हें महाराष्ट्र में जीत दिलवा पाएगा? कायदे से दोस्तों महाराष्ट्र को लेकर सस्पेंस नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते कि लोकसभा चुनाव में किस तरह से अघाड़ा गठबंधन को पटखनी दी थी। कायदे से अघाड़ा बहुत आसानी से जीत जाना चाहिए था, मगर आप जानते हैं उद्धव सेना, कांग्रेस और शरद पवार फैक्शंस में इस कदर अंतर विरोध है और कई मामलों में वो लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से यह चुनाव अब बहुत ही मुश्किल हो गया है। आज मैं आपके सामने 2 वीडियो से शुरुआत करना चाहूंगी दोस्तों। सबसे पहला वीडियो यहाँ पर अजीत पवार का है। अजीत पवार यहाँ पत्रकार श्रीनिवासन जैन को इंटरव्यू दे रहे हैं और यहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। यहाँ पर वह कह रहे हैं कि 2019 में एक बैठक हुई थी जिसमें अमित शाह थे, शरद पवार थे, अजीत पवार थे, देवेंद्र फडणवीस थे और गौतम अडानी थे। इस बैठक में क्या हुआ वो एक अलग मुद्दा है, क्योंकि इसके जरिए वो यह कहने की कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी और एनसीपी एक साथ आने वाले थे। उनका यह भी कहना कि शरद पवार इस बैठक में, मगर बड़ा सवाल यहाँ पर यह कि गौतम अडानी तो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, फिर वो बीजेपी और एनसीपी की बैठक में क्या कर रहे थे? और इस बैठक के बारे में कोई और नहीं, भाजपा गठबंधन में शामिल अजीत पवार बता रहे हैं, जिससे पता चलता है कि दोस्तों आखिर क्यों कई जानकार यह कह रहे हैं कि भाजपा यह चुनाव जीतना चाहती है। गौतम अडानी के लिए सुनिए अजीत पवार क्या कह रहे हैं। नहीं, बट आप कह रहे हो कि ये जो अदला बदली है, ये नेगेटिव, इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। किसके अदला बदली बोल रहे हैं आप? नहीं, जैसे मैंने बताया, समटाइम्स विद बीजेपी, देन बैक विद एनसीपी, देन अगेन विद बीजेपी, इसके बात कर रहा था मैं। बैक एनसीपी का, मैं एनसीपी में, मैं 99 से एनसीपी में हूँ, आज भी मैं एनसीपी नहीं, सपोर्ट टू बीजेपी की बात। सपोर्ट तो हमारे लीडर, हमारे वरिष्ठ नेता जैसे बोलते हैं वैसे हम करते हैं। पर शरद पवार जी तो नहीं बोले कब? बीजेपी कब? जब आप गए, कब? 2019 की बात कर रहा हूँ। आपको मालूम नहीं है, मुझे अभी वो इसको 5 साल हुए हैं। सबको मालूम है कहाँ मीटिंग हुई, दिल्ली में किस इंडस्ट्रियल्स के घर में मीटिंग हुई, सब मालूम है। अभी वो निकाल के हमारे ये आने वाले चुनाव में कुछ भी होने वाला नहीं है, वो जाने दो ना। ये नया चुनाव के बारे में पूछो ना। नहीं, वो हुआ। ओके, नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आपने कहा भी है कि ये सारे उस वक्त 5 मीटिंग्स आपने कहा हुआ था उस वक्त, हुआ है ना शरद पवार जी के नॉलेज में, सबके साथ हुआ था। आपको जैन साहब वापिस बताता हूँ, अमित शाह थे, गौतम अडानी थे, प्रफुल्ल पटेल थे, देवेंद्र फडणवीस थे, अजीत पवार थे, पवार साहब थे, सब थे कि डिस्कसिंग जाना है। सब तय हुआ था, जाने दो ना मुझे अभी। नहीं, बट एक चीज में नहीं, उसका ब्लेम मेरे ऊपर आया है, मैंने लिया है। मैं ब्लेम लेके बाकी लोगों को मैं सेफ जगह। You want to protect Sharad Pawar in a way, you're saying. आप सारा blame अपने आप पे ले रहे हैं. Yes. But my only question about that is, I know it's in the past, कि why did he hesitate? आप लोग crossover कर गए, शरद पवार को क्या hesitation हुई? वो क्यों नहीं गए? मुझे मालूम नहीं। कैसे? आप तो उनके बहुत नहीं, देखो, पवार साहब एक ऐसी ये है, लीडर है कि उनके मन में क्या है ये दुनिया का एक भी आदमी बता नहीं सकता। आप भी नहीं? दुनिया का एक भी आदमी बता नहीं सकता। अच्छा। हमारी आंटी भी नहीं बता सकती।
दोस्तों एक बार फिर वही सवाल जो अब रहस्य भी नहीं है, जिस पर कोई पर्दा भी नहीं है, क्योंकि अजीत पवार ने अब एक्सपोज कर दिया है कि गौतम अब भाजपा की राजनीति में सीधे तौर पर भाग लेते हैं। क्या यही वजह है कि मुंबई एयरपोर्ट का जिम्मा उन्हें दिया जाता है? क्या वही वजह है कि धारावी स्लम्स की जिम्मेदारी, उसके पुनर्विकास की जिम्मेदारी गौतम अडानी को दे दी जाती है? यह क्या मजाक हो रहा है दोस्तों? और हमें यह समझना पड़ेगा, एक तरफ गौतम अडानी के भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में सीधे दखल का यह साफ तौर पर सबूत दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर सुगबुगाहट है कि एक बड़े उद्योगपति ने करीब 3400 करोड़ रुपए दिए हैं। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, एक तरफ 3400 करोड़ रुपए चुनाव में इस तरह से तैर रहे हैं जिसका सीधा फायदा भाजपा को है, मगर दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो है, जब वो एक रैली के लिए आते हैं तो उनके हेलीकॉप्टर, उनके बैग्स की जांच चुनाव आयोग करता है। सीधा सवाल, क्या भाजपा के नेताओं के बैग्स की जांच इस तरह से चुनाव आयोग करेगा? आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव में एक नौकरशाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर की जांच कर ली थी, उसे साफ कर दिया गया था, हटा दिया गया था। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहती हूँ एक पूर्व मुख्यमंत्री के बैग की किस तरह से जांच की जा रही है, क्योंकि यह वीडियो किसी और ने नहीं, स्वयं उद्धव ठाकरे ने बनाया है। सुनिए वो किस तरह के ताने चुनाव आयोग के अधिकारियों को दे रहे हैं, सुनिए। करो खोलो, नाही हो दादा, एक मिनिट, पहिलं आय कार्ड. हा, काय नाव? महेश शानिमे. हा, महेश शानिमे. महेश शानिमे. महेश शानिमे. शाणपण काय? शानिमे. शानिमे. कुठले? जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग. जिल्हा पर अपॉइंटमेंट लेटर कुठे तुमचं? अपार्टमेंट सेंटर. दाखवा कुठे? सगळ्यांचं अपॉइंटमेंट लेटर, तुमची पाकिटं दाखवा, तुमच्या खिशात किती पैसे आहेत, सगळ्यांचे पैसे तपासा. तुमचं नाव काय? हनुमंत बालके. हनुमंत बालके. हनबांधके. कुठले? कृषी विभाग. कृषी विभाग. तुमचं नाव काय? बालाजी बेवणाळे कृषी विभाग. कृषी विभाग. फोटो दादा या. तुमचं नाव काय? प्रदीप पुंजे. प्रदीप पुंजे. पुंजे. आणि महाराष्ट्रातले सगळे आहात, सगळं तुमचं अपॉइंटमेंट लेटर दाखवा. कधीपासून नोकरीत आहात? किती जणांना तपासलंय? तपासतोय सर. किती? नावं सांगा पटपट पटपट. सर आपली पहिलीच सभा असल्यामुळे आपल्याला माझी पहिलीच, दरवेळेला मीच पहिला गिराईक. सर आता काय हा, आज आता मोदी येतात, मोदींकडे पाठवतो ना तुम्हाला. सोलापूरचा एअरपोर्ट बंद आहे. तपासतोय काय अडचण नाही. नाही अडचण नाही. मोदींना तपासलं, त्यांना सस्पेंड केलं होतं ओरिसामध्ये. आता आज मोदींची तपासणी झालीच पाहिजे, ही परत माझी जाहीर सभेतली मागणी आहे. तपासा, घ्या, या पोलीस दादा या, या तुमचा पण फोटो काढतो, या आपल्या बरोबर, या काय तपासायचंय, लवकर या. एक काम करता का, बॅग ठेवतो तुमच्याकडे, मी आल्यावरती ना तर तुम्ही पुढच्या मुक्कामवरती घेऊन जा ना, मला प्रॉब्लेम नाही. या तपासा, या कोण आहे, कोण बघतोय? अरे बघा ना, लाजू नका. सगळ्यांची नावं आले ती जाणार तर टीव्हीवर, तुम्हाला प्रसिद्धी छान मिळणार आहे, काय काळजी करायचं कारण नाही. नाही बघा हो, अरे बघा हो, लाजू नका. ठीक आहे, चला. माझा काय तुमच्यावरती राग नाहीये, मला फक्त यांचा एकतर्फी जो कारभार चाललाय, मला जो न्याय तोच मोदींना पण लागला पाहिजे, कारण मोदी पण प्रचाराला येत आहेत. ठीक आहे, ठीक आहे, तुमच्यावरती काय माझा राग नाही, तुम्ही काय काळजी करू नका. हा, धन्यवाद. जय महाराष्ट्र. आनंदात राहा. महाराष्ट्रातले आहात ना सगळे? आम्हा महाराष्ट्रासाठी जगायचं, महाराष्ट्रासाठीच मरायचं. बाकीच्यांच्या नोकऱ्या चाकऱ्या इथून हो, माझा पहिला आहे, पण माझ्या आधी कोणत्या राजकीय नेत्याची तपासले? नाही साहेब, 4 महिन्यासाठी मला 4 महिन्यात एकाची नाही तपासली, मीच पहिला गिराईक सापडलो. नाही साहेब, असं काही नाही. तुमची बॅग नाही, माझी तपासा तुम्ही, मी तपासायला अडवत नाही तुम्हाला, साहेब. पण माझी एक बॅग तपासताना तुम्ही आतापर्यंत मिंद्याची तपासली का, देवेंद्र फडणवीसची तपासली का, अजित पवारची, मोदींची तपासली का, अमित शहाची तपासली? साहेब अद्याप नाही, अद्याप आले नाहीत. नाही आले तर मला तपासलीचा व्हिडिओ पाठवायचा. हो साहेब, नक्की. ठीक आहे, नक्की साहेब. हा, तुमच्या सगळ्यांचं मी करतोय. मोदींची बॅग तपासतानाचा मला तुमचा व्हिडिओ आला पाहिजे. हो साहेब. हा, तिकडे तुम्ही शेपूट नाही घालायची. हा व्हिडिओ मी रिलीज करतोय. ठीक आहे, तपासा बॅग माझी, बॅग रिकवर आहे. धन्यवाद. माझा युरिन पॉट पण तपासा जरा बाजूला. ए बीच में मत आओ. जरा बाजू. उघडा ना, आता बॅग उघडली तर हे पण उघडायला काय उघडायचं ते उघडा, नंतर मी उघडतो तुम्हाला. आता उद्या नागपूरला दिसणार का तुम्ही? नागपूरला येतात ते साहेब. माझी ड्युटी नाही, तुमची ड्युटी मर्यादित आहे. हो.
खालून पण बघा. ते कुठल्या नोकरी नाही, साहेब, देत, धन्यवाद साहेब. कुठल्या शासकीय नोकरी देत बघून घ्या. हा ते पण उघडा 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 उघडा. काय पाहिजे असेल तर घ्या. तुम्हाला पण ताण लागली असेल पण तुम्ही पण माणसं आहात. फ्युएलची टाकी वगैरे काय नाही साहेब, धन्यवाद साहेब. ठीक आहे. मला मोदी आणि अमित शहाचा बॅग तपासण्याचा व्हिडिओ पाहिजे एक तरी. हो साहेब, नक्की साहेब. हा. तुझं काय रे कॅमेरा दादा, तुझं नाव काय? नाव काय सांग ना. माझं नाव उद्धव ठाकरे, तुझं नाव काय? हा, विजय पटले. कुठे राहता? एमपी. गुजरातचे नाहीत ना? हा चला, म्हणजे महाराष्ट्रात तपासायला पण बाहेरच्या राज्यातली माणसं आहेत. धन्यवाद. उद्धव ठाकरे की जिस तरह से तलाशी ली गई है, उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने इस पर करारा प्रहार किया है। आदित्य ठाकरे कहते हैं कि चुनाव आयोग बेशर्मी से कोशिश कर रही है उद्धव ठाकरे की सभाओं में देरी हो, उनकी तलाशी लेकर। क्या इस तरह से प्रधानमंत्री या फिर बीजेपी के मंत्रियों की तलाशी ली जाती है? चुनाव आयोग पूरी तरह से और उसका काम शर्मनाक साबित हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सोच कितनी छोटी है कि आपको उद्धव ठाकरे पर निशाना साधना है तो आप यह सब कर रहे हैं। आप क्या सोच रहे थे कि क्या उद्धव ठाकरे अपने बैग में पैसा लेकर चलेंगे और इसकी जांच नहीं होगी? वाकई दोस्तों, यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है। एक तरफ पैसे का खुला खेल, एक तरफ नफरत का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, रितेश देशमुख मराठी सिनेमा और हिंदी सिनेमा के अभिनेता स्टार वह अपने भाई की कैंपेनिंग के लिए आए हैं और मैं आपको बतलाना चाहती हूँ कि उन्होंने क्या कहा। वो कहते हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि धर्म खतरे में है, दरअसल वो धर्म से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी पार्टी खतरे में है, हमें बचाओ। हमारा धर्म प्रिय है और हर व्यक्ति को अपना धर्म प्रिय होना ही चाहिए। उनसे कहिए कि धर्म हम देख लेंगे, आप हमारे काम के बारे में बताइए, हमारी फसल के बारे में बताइए और हमारी माँ बहनों की सुरक्षा के बारे में बताइए। देखिए किस तरह धज्जियां उड़ाते हैं रितेश देशमुख भारतीय जनता पार्टी की नफरत भरी राजनीति की। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। प्रत्येक पक्ष म्हणतो धर्म धोक्यात आहे, की धर्माला वाचवा, धर्म बचाव. अहो, आमचा धर्म आहे, आमचा धर्म प्रिय आहे. प्रत्येक व्यक्तीला आपला धर्म प्रिय असलाच पाहिजे. जे लोक म्हणतात तुम्हाला की धर्म बचाव, जो पक्ष म्हणतोय तुम्हाला की धर्म बचाव, धर्म धोके में है, खरं म्हणजे ते धर्माला प्रार्थना करतायत की आमचा पक्ष धोक्यात आहे, तुम्ही आम्हाला वाचवा. काही गरज नाही भूल थापायला, बळी पडायची. दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अहंकार सिर चढ़कर बोल रहा है। सांसद धनंजय महाडिक का बयान आप देख चुके हैं। कहा था कि उन्होंने कांग्रेस के रैली में जो महिलाएं आ रही हैं उनकी फोटो खींची, क्योंकि एक तरफ तो लाडली बहन योजना के जरिए आप 1500 भी लेते हैं और दूसरी तरफ आप कांग्रेस की रैली में भी जाते हैं। देखिए उनका बयान। पाहिजे मानसिंग पाटील आणि राजू मोरे, तुम्हाला सांगतो, जर इथं काँग्रेसची रॅली बिली निघाली आणि त्यामध्ये जर तुम्हाला महिला दिसल्या ज्या 1500 रुपये आपल्या योजनेच्या घेतात, त्यांचे फोटो काढून घ्या, फोटो काढून घ्या, त्यांची नावं लिहून घ्या. कारण बरोबर आहे का नाही? म्हणजे घ्यायचं आपल्या शासनाचं आणि गायचं त्यांचं असं नाही चालणार. जर कोण आणखी अनेक ताया महाराष्ट्रामध्ये छाती बडवाल, आम्हाला नकोत पैसे, आम्हाला नकोत, आम्हाला सुरक्षा पाहिजे, पैसे नकोत, पैसे नकोत, राजकारण करता या पैशाचं. काँग्रेसच्या सभेला जर महिला दिसल्या जाऊन फोटो काढायचे, काँग्रेसच्या रॅलीमध्ये महिला दिसल्या जाऊन फोटो काढायचे, फोटो आमच्याकडे द्या, आम्ही व्यवस्था करतो त्यांची. आणि जर लय मोठ्यानं कोण भाषण करायला लागली किंवा दारात कोण जर आली तर लगेच एक फॉर्म द्यायचा, बाई तुला नको आहेत ना पैसे, ह्याच्यावर खाली सही कर, लगेच उद्यापासून बंद करतो म्हणायचे पैसे, बंद, उद्या बंद, आमच्याकडे काही पैसे लय झालेले नाहीत. हमारे महाराष्ट्र की बहनें और माताएं बेशकीमती हैं, वह हमारा मान सम्मान, हमारा स्वाभिमान है और सिर्फ 1500 रुपए के लिए धनंजय महाडिक यह सब बयान दे रहे हैं। मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहती हूँ। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में न्यूज क्या कहता है। महाराष्ट्र फोटो से दूर रखने के लिए बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे ने कार्यकर्ता को मारी लात। जालना विधानसभा सीट से महायुति के उम्मीदवार अर्जुन खोतकर से मिलने गए थे दानवे। ये वीडियो देखिए।
जिस व्यक्ति को लात मारी गई है उनका नाम है शेख अहमद। उनका बयान भी सामने आ गया है। वो कहते हैं जो बातें फैलाई जा रही है उसमें कुछ भी सत्य नहीं है, विरोधी पार्टी झूठ फैला रही है। दानवे साहब और मेरी पिछले 30 सालों से जो दोस्ती है, वो जैसे ही एयरपोर्ट से उतरते हैं मुझे फोन करते हैं कि कहाँ हैं, घर आजा, साथ खाना खाते हैं। मेरे और उनके संबंध अलग तरीके के हैं। ये कैसे संबंध है जहाँ आप इस तरह से एक व्यक्ति को लात मार देते हैं? मैं आपको बतलाना चाहती हूँ दोस्तों, किस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा था कि तुम्हारी बेटियों को घुसपैठियों को दे देंगे। जब बेटियों के साथ शादी के नाम पर छल कपट होने लगे तो पता चलता है कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। जब घुसपैठ का मामला कोर्ट में जाए और प्रशासन इससे इनकार करे तो पता चलता है कि सरकारी तंत्र में ही घुसपैठ हो चुकी है। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। आज की तारीख में जो चंपई सोरेन एक लंबे अरसे से हेमंत सोरेन के साथ थे, इंडियन एक्सप्रेस ने पड़ताल की है और इस पड़ताल में वहां के स्थानीय आदिवासी उनसे यह कह रहे हैं, चंपई सोरेन क्या उन्हें 40 सालों में दिखाई नहीं दिया कि आदिवासी महिलाओं की क्या हालत थी? अब जाकर ये लोग घुसपैठ की बात कर रहे हैं, तमाम चीजों की बात कर रहे हैं। इस मुद्दे पर हेमंत सोरेन ने एक करारा प्रहार किया है। हेमंत सोरेन का क्या कहना है आपकी स्क्रीन पर। आखिर कितना और कितनी बार वही घिसी पिटी कहानी, ये खतरे में है, वो खतरे में है। भैंस ले लेगा, कुत्ता बिल्ली ले लेगा, आम ले लेगा, अंगूर ले लेगा, बांग्लादेशी ले लेगा, नेपाली ले लेगा। मतलब 11 साल सत्ता में रहने के बाद भी, विश्व विजेता दल होने के बाद भी धर्म के नाम पर समाज को तोड़कर वोट मांगना पड़ रहा है। मतलब बेशर्मी की हद है। डरा कर वोट कमजोर लेते हैं जिन्हें अपने कार्यों पर भरोसा नहीं है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। ये वीडियो है कांग्रेस के सांसद इमरान प्रताप गढ़ी का। आप देखिएगा, इसके अंदर इमरान प्रताप गढ़ी भारत के नक्शे का इस्तेमाल करके बतलाते हैं कि बताइए झारखंड की सीमा किस देश से जुड़ती है, तो आखिर यह घुसपैठिए झारखंड में पहुंचे कैसे? सुनिए इमरान प्रताप गढ़ी क्या कह रहे हैं। और तो असम से एक मुख्यमंत्री महोदय आए हैं, बता रहे हैं घुसपैठ घुसपैठ घुसपैठ। मेरे हाथ में, मैं आजकल झारखंड में नक्शा लेके घूम रहा हूं और यहां मीडिया के भी साथी मौजूद हैं। ये मेरे हाथ में नक्शा है भारत का। मैं चैलेंज करता हूं हेमंत बिश्व शर्मा को और अमित शाह जी को कि आए भारत का नक्शा देख लें और इस नक्शे में झारखंड देख लें और बताएं कि ये जो झारखंड की सीमा है वो किस देश से जाके लगती है और इसमें घुसपैठ कैसे हो सकती है। जब किसी देश में दूसरे देश से जाके इसकी सीमा लगती ही नहीं है तो किसी दूसरे देश से घुसपैठ कैसे हो सकती है? ये झूठे लोग हैं, ये धोखेबाज लोग हैं। ये यहां झारखंड में खड़े होकर के भी यही बात करेंगे और जब महाराष्ट्र जाएंगे तो वहां भी यही राग अलापेंगे, क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं है। जितने मुद्दे थे उस पर ये बेनकाब हो चुके हैं। इन्होंने नारा लगाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। याद करो वो दिन इरबा वालों के हाथरस में जब एक दलित बिटिया के साथ बलात्कार हुआ और रात के 2 बजे उसकी लाश जला दी गई इसलिए ताकि सबूत मिटाए जा सके। याद करो वो दिन कि जब पहलवान बेटियां, ओलंपिक मेडल लाने वाली बेटियां जंतर मंतर पर अपना हक मांग रही थी तो उनको दिल्ली पुलिस ने किस तरह घसीटा था। याद करो वो दिन कि जब देश का प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पर 15 अगस्त को खड़ा होकर के खवातीन के लिए, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के भाषण दे रहा था, तो उसके महज 2 घंटे बाद गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारी जो सजा काट रहे थे, न सिर्फ उनको छोड़ा गया बल्कि उनकी फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। ये हैं इनके नारे, ये बेनकाब हो चुके हैं। ऐसे में एक नया नारा लेकर के आए हैं। एक तरफ इनके नारे हैं कटोगे बटोगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, ढहा देंगे, उल्टा लटका देंगे, और एक तरफ हमारे नारे क्या हैं? आइए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में है।
मैं आपको बताना चाहती हूँ दोस्तों, हेमंत सोरेन ने क्या कहा है। हेमंत सोरेन ने एनडीटीवी के खबर का हवाला दिया है। टीवी की खबर ये कह रही है कि बाप रे, बात छठी मैया पर अब लौटे कैसे। यह खतरनाक दृश्य बिहार के मुजफ्फरपुर जंक्शन से आए हैं। सीटें छोड़िए, सांस लेने की भी जगह नहीं है। इस पर वीडियो में देखिए जिसका जिक्र एनडीटीवी कर रहा है। छठी मैया से लोग लौट रहे हैं और देखिए किस खराब हालत में है। ये सब भारतीय रेलवे की हालत है दोस्तों। आए दिन एक्सीडेंट्स होते हैं, ट्रेन पटरी से उतरती है, मगर हमारे रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को इन तमाम समस्याओं को देखने का कोई टाइम नहीं है। इस मुद्दे पर क्या तंज कसाए हेमंत सोरेन ने, इस पर गौर कीजिए। हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान बांग्लादेश मटन मछली भैंस बेटी चुरा लेंगे से फुर्सत मिलेगी भाजपा को, तब तो वो अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग होंगे। जहां जहां सत्ता आपके हाथ में है वहां क्या हालत है हम सब जानते हैं, मगर लोगों का ध्यान भटकाना है। आपका क्या मानना है, आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।